हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था जाते जाते, सेबी। याद आया कुछ? बाबू फुल फॉर्म क्या है सेबी? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब बना था बाबू ये कानून? 1992। इतना भी याद रख लो कि बहुत है। सेबी बना था बाबू 1992 में। ऐसे बता देता हूँ बेटा, 12 अप्रैल 1988 को आया था सेबी, पर ऐसा इंटरिम बॉडी आया था, कोई फाइनल बॉडी नहीं बना दी थी। 30 जनवरी 1992 को ऑर्डिनेंस पेश हो गया था पार्लियामेंट में, बाद में पास हो गया, बाद में प्रेसिडेंट ने साहब ने जब साइन कर दिए होंगे तो ये कानून बन गया था, पर बन 1992 में ही गया था। ठीक है जी। और आपको मैंने कुछ आइडिया भी दिया था कानून बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या थी बेटा? वो पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। शेयर मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में जो बाबू लोगों के पैसे लगे हुए हैं, जो उनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी को बनाया गया था। और सेबी को बेटा तुरंत फाइनल तब कर दिया गया जब हर्षद मेहता का स्कैम हो गया। जब इतना बड़ा स्कैम हो गया, शेयर मार्केट स्वाहा हो गई, पूरी गिर गई थी, पूरी गिर गई थी, स्वाहा ही हो गई थी 1992 में, तब सेबी को बनाया गया। ठीक है जी, समझ में आती है बात? बाबू एक बार याद है, मैंने सेबी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले भी दिया था, मैं बता देता हूँ कि कब दिया था, कि क्या क्या मुद्दे मैंने टच करे थे उस टाइम पर। आज से 4 से 5 दिन पहले मैंने तब भी बोला था सेबी के बारे में। बाबू सेबी को बनाने का कारण मेन पता है क्या था? 1980s में ना इंडियन शेयर मार्केट ने ट्रमेंडस ग्रोथ देखी है, ट्रमेंडस बहुत बड़ी ग्रोथ देखी है 80s में। ठीक है, 80s के बाद कोविड में देखी है इंडियन शेयर मार्केट ने बहुत बड़ी ग्रोथ। बाबू जब 80s में बहुत बड़ी ग्रोथ इंडियन शेयर मार्केट में आई ना, अगर भी एक मिनट होस्ट करना यार बाबू, 1980s में ट्रमेंडस ग्रोथ देखी इंडियन शेयर मार्केट में। और इंडिया में ना बाबू एक प्रचलन सा ही है, जहाँ कहीं पर भी बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है ना, वहाँ ना फ्रॉड स्टार्ट हो जाते हैं, नए नए फ्रॉड स्टार्ट हो जाते हैं। अब 1980s में इतने लोगों को शेयर मार्केट का चस्का लगा, इतने लोगों ने शेयर मार्केट ज्वाइन करी कि कोई काउंटिंग नहीं थी। उस टाइम तक ये हाईएस्ट रिकॉर्ड था सर। नए नए लोग मार्केट में आ रहे थे, नया नया पैसा मार्केट में आ रहा था, और पैसा जम के आ रहा था मार्केट में। अब वो जब पैसा जम के आने लगा ना, तो बेटा फ्रॉड भी जम के होने लगे। जिसको जैसा दाव लगा, जिसको जैसा मौका लगा, उसने वैसा फ्रॉड करना शुरू कर दिया। दाव लगा कंपनी को, तो कंपनी ने पैसे मार लिए और भाग गई। दाव लगा ब्रोकर को, तो ब्रोकर ने पैसे मार लिए, भाग गए। दाव लगा ब्रोकर को, तो उन्होंने पैसे लेकर शेयर खरीदे, आपके नाम से खरीदे, पर कभी आपको डिलीवरी नहीं दी शेयर की, शेयर सर्टिफिकेट अपने घर रख के बैठ गया। जिसको जैसा दाव लगा उसने वैसा किया। दाव लगा इन्वेस्टर को, उसने ब्रोकर को कॉल करी शेयर बाय कर, उसने शेयर बाय करे, तो इन्वेस्टर ने पैसे ही नहीं दिए आज तक। यानी कि जिसका जैसा दाव लग रहा था वो वैसा फ्रॉड कर रहा था, और सब शामिल थे इसमें, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ब्रोकर है, चाहे वो अंडर राइटर है, चाहे वो बेटा इन्वेस्टर खुद है, सबको दाव लगे और सबने फ्रॉड किया। तो बाबू गवर्नमेंट बहुत परेशान है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी पीनल प्रोविजन डिसाइडेड ही नहीं था, लिखा ही नहीं था सजा किस चीज की कहाँ होगी, क्या होगी। अगर आप डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर कर रहे हो, आप ब्रोकर हो, आपके घर पे शेयर पड़े हुए हैं और आप डिलीवरी नहीं दे रहे हो, इन्वेस्टर परेशान है, सुबह शाम आपके चक्कर काट रहा है, तो डिले इन डिलीवरी ऑफ शेयर की पेनल्टी क्या होगी कहीं नहीं लिखा था। अगर आप कंपनी और पैसे लेके फरार हो, आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है, तो ये नहीं समझ में आ रहा था किस सेक्शन में मुकदमा करे, कौन सा लॉ लगाए। हर चीज के लिए आईपीसी नहीं लगाया जा सकता, इंडियन पीनल कोड ही हर चीज की सजा नहीं दे सकता। अगर इंडियन पीनल कोड ही हर चीज की सजा दे सकता होता तो इंडिया में बेटा 5,000 से ज्यादा कानून ना होते। अब कोई पीनल प्रोविजन कहीं डिसाइडेड नहीं है, और 1980s में फ्रॉड हुए जा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सर तब गवर्नमेंट को लगा कि मुझे एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी को बनाना चाहिए, और हर एक क्राइम की एक अलग पनिशमेंट को डिसाइड कर देना चाहिए। तब जाकर सेबी एस्टैब्लिश हुआ 1992 में, इतने फ्रॉड्स के बाद। ठीक है जी, कुछ फ्रॉड्स पर मुझे स्पेसिफिकली चर्चा करनी है। पहले मैं फ्रॉड के बारे में ही चर्चा कर देता हूँ, बाद में ही रीड कर दूंगा मैटर। पहले मैंने सोचा था पहले मैं रीड करा देता हूँ, मैं 2-3 फ्रॉड के बारे में ना चर्चा कर ही देता हूँ पहले ही आपके साथ। ठीक है जी बाबू, एक बड़ा फेमस फ्रॉड है 90s का, ठीक है ना। फ्रॉड का नाम भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है।
कभी कभी अलग से शॉर्ट नोट भी आ जाता है इस पे लिखने को, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग बाबू, ये इनसाइडर कौन होते हैं? इनसाइडर कौन होते हैं? लिखा है ना इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर कौन होते हैं बेटा? इनसाइडर ना कंपनी में टॉप लेवल के लोगों को बोला गया है। किसी भी कंपनी में टॉप लेवल के लोगों को ना इनसाइडर बोला गया बाबू। यानी कि मैं कहूँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीओओ, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये सब टॉप लेवल के लोग हैं, यही इनसाइडर होते हैं बेटा। बाबू इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब? देखो आप इस बात को समझना बेटा, हर इनसाइडर के पास ना वो इंफॉर्मेशन होती है जो अभी तक पब्लिक के पास नहीं है। अगर आप कंपनी के बड़े खास अंदर के बंदे हो ना, टॉप लेवल के बंदे हो, तो आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो अभी तक पब्लिक के पास नहीं पहुंची इंफॉर्मेशन होती है ना। ऐसी इंफॉर्मेशन को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। नोट्स कोई भी उठाकर देख लेना, मेरे नोट्स में कहीं शॉर्ट नोट नहीं लिखा हुआ। घूमने जितने भी घुमाने सारे नोट्स घुमा लो, ठीक है? उसके बाद सुन लोगे मुझे? पता नहीं, हजारों बार बोल दिया, फिर समझ नहीं आती, बुद्धि में नहीं बढ़ती, तो बताओ कैसे बोलो? जिसको कहोगे उसको दे दूंगा मैं नोट्स, ठीक है? और अगर नोट्स के दम पे नंबर आ सकते हैं देख लेना एक बार ट्राई करके, ठीक है? वरना अगली बार दोबारा पढ़ लेना। बाबू अगर इनसाइडर के पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अभी तक पब्लिक के पास नहीं है, ऐसी इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं टेक्निकल भाषा में? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ये प्राइस सेंसिटिव क्यों होती है बेटा? जैसे ये इंफॉर्मेशन पब्लिक में पहुंचेगी ना, ये प्राइस पे बहुत खतरनाक इम्पैक्ट डालेगी। देखो अगर कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए फेवरेबल है तो पता है क्या करेगी? फेवरेबल चीज ना हमेशा कंपनी के शेयर की डिमांड क्रिएट करती है, शेयर का प्राइस ना भागना शुरू हो जाएगा, एक के बाद एक हर मिनट बाद भागेगा। और अगर कोई इंफॉर्मेशन कंपनी के लिए बेटा मतलब ऐसी है तो कंपनी के अगेंस्ट है, खिलाफ है, जैसे इंफॉर्मेशन वो पब्लिक होगी ना तब भी प्राइस भागना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बार भागेगा गलत डायरेक्शन में, वो प्राइस गिरना शुरू हो जाएगा। कोई भी चीज फेवरेबल इंफॉर्मेशन कंपनी की प्राइस को बढ़ाती है शेयर के, और कोई भी अनफेवरेबल इन्फो बाबू शेयर के दाम को गिराती है। मान लो मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूँ एक एग्जांपल से, कि ये ना रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चल रही है अभी, ठीक है? और आज डिसाइड हो रहा है, और ये साल है, मैं बोलता हूँ ये साल है 2017-18। ये अभी आज हमारी मीटिंग में पता है क्या डिस्कशन चल रहा है? कि रिलायंस एंट्री लेने जा रहा है, रिलायंस ग्रुप एंट्री लेने जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। हम रिलायंस 4G करके सिम लेके आ रहे हैं मार्केट में और तहलका मचा देंगे। साल 2 साल के लिए सब लोगों को सारा डेटा फ्री, सारी कॉलिंग फ्री, सब कुछ ऐसा कर देंगे कि लोग पागल हो जाएंगे, हमारे मुरीद हो जाएंगे। ऐसा डिस्कशन चल रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है, हम सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर ये इन्फॉर्मेशन अगले ही मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस कर दूँ तो क्या होगा? भागना शुरू कर देगा कि नहीं रिलायंस का शेयर? फटाफट से बताओ ईमानदारी से। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन कंपनी के लिए बड़ी फेवरेबल है, ठीक है ना? कंपनी अगर फ्री में डेटा बांटेगी, फ्री में कॉलिंग के लिए डेटा देगी, सब कुछ फ्री करेगी, तो आपको पता है ना बहुत कस्टमर बेस जुड़ जाएगा रिलायंस के साथ, और कस्टमर बेस जुड़ जाएगा जिस दिन आप पेड करोगे बहुत कमाई होगी, पता है ना? सर अगर मान लो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग चलते चलते एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने घर पे किसी तरीके से कांटेक्ट साध लिया, मैसेज छोड़ दिया कि बाय कर लो रिलायंस के शेयर, इससे क्या बोलेंगे? सर इससे ही बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। बाबू वो इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपने पब्लिक नहीं करी, अगर आप उसके बेसिस पे डील कर रहे हो ना, इट इज अ सीरियस क्राइम। इसे ही बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इंफॉर्मेशन पब्लिक हो जाने के बाद आप जितना मर्जी ट्रेड करो कोई डिनाई नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोई प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, क्या होती है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिक के पास नहीं है। अगर आप प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डील कर रहे हो, सर इट इज अ सीरियस क्राइम। और पास्ट में यही होता था। आप स्कैम 1992 देख लेना, अगेन मैं बात बोल रहा हूँ, उसमें इनसाइडर ट्रेडिंग का आपको बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। याद है आपको वो टीवीएस मोटर की बात थी, पर शायद टीवीएस का नाम नहीं लिया गया उसमें, किसी और मोटर करके उन्होंने पूरी की पूरी स्टोरी घुमाई हुई है।
आप देख लेना, जो मैं बात बोल रहा हूँ समझ में आ रही है, साची को समझ में आ गई। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा स्कैम 1992 के चैप्टर को ढंग से समझना, बहुत बढ़िया बढ़िया बात है उसमें। सर उस टाइम पे फ्रॉड चलता था 90s में। 1992 के बाद जब सेबी बना तो सेबी ने इसको सीरियस क्राइम बोल दिया, इतना सीरियस इसकी सजा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, इतना सीरियस क्राइम। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं अभी तक? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, अभी मेरा इस पर मुद्दा और डिस्कशन चल रहा है, ठीक है ना। और वो आराम से समझना है इस बात को, क्या हमेशा सिर्फ फेवरेबल इन्फो ही हाथ आएगी? अनफेवरेबल नहीं आ सकती? आ सकती कि नहीं आ सकती? मान लो बेटा कोर्ट केस चल रहा है, और कोर्ट केस में क्या हुआ, रिलायंस के ऊपर ही चल रहा है लेट्स सपोज, और सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सम्मन भेजा गया, लास्ट हियरिंग है, सब प्रेजेंट रहेंगे, और कोर्ट रूम जो डिस्कशन कर रही है वो बेटा चार दीवारी बंद करके डिस्कशन कर रही है, कोई पब्लिक को अंदर आना अलाउड नहीं है। आपको पता है कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं अलाउड ही नहीं करते, सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। आईपीएल में भी एक बार हुआ था, पता होगा आपको, चेन्नई की टीम पर 2 साल का बैन लगा था। पता है आपको पूरी रिपोर्ट? पता है किसी को? आती नहीं है बाहर, कई चीज़ें नहीं बाहर आती, कई चीज़ें नहीं बाहर आती, आती नहीं है ना कई चीज़ें बाहर। बार हो गए फिर सबके अपने अपने कैसे, ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, आती तो नहीं बात। अब मान लो आज ये कोर्ट रूम का डिस्कशन चल रहा है और कोर्ट ने कह दिया हाँ जी रिलायंस आप गिल्टी हो इस केस में, ठीक है, पेनल्टी तो लगाएंगे आपके ऊपर, पर कितनी लगाएंगे ये जजमेंट देंगे हम 2 घंटे के बाद, लंच के बाद। ज़्यादातर कोर्ट ऐसा ही करती है, अगर आप गिल्टी हो तो वो भी बता देती है, नहीं हो तो वो भी बता देती है, पूरा फैसला आने के लिए 2 घंटे का समय मांग लेते हैं जजेस, ठीक है जी। फिर अपने स्टैनो को पूरा फैसला लिख कर आते हैं और बाबू 2 घंटे के बाद वो पढ़कर बता देते हैं, ठीक है, ऐसा ही होता है। अब बहुत सारे केसेस में सेम चीज़ देखोगे जो मैं बात बोल रहा हूँ। अब अच्छा एक बात बताओ, आपको पता तो लग गया केस हार गए, बंद रूम में डिस्कशन चल रहा है, बाहर किसी को पता है? किसी को नहीं पता है, ये प्राइस सेंसिटिव इन्फो। आपने फटाफट कर मैसेज करा सारे शेयर बेच दो जितने रिलायंस के, क्योंकि आपको पता पेनल्टी तो लगने वाली, केस तो हार ही गए। जैसी पेनल्टी की अनाउंसमेंट होगी, अगर ठीक ठाक पेनल्टी होगी शेयर का दाम यही तो होगा। सर क्या है ये? इनसाइडर ट्रेडिंग, समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब बाबू मुझे नहीं पता आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन उठ रहा है कि नहीं, मैं चाहता था यहाँ पर आप मुझसे आज क्वेश्चन पूछो, मैं वेट कर रहा हूँ उस क्वेश्चन की, टाइम पास कर रहा हूँ मैं अभी। मुझे पता नहीं आप क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे मुझसे वो जो मैं बड़ी देर से सुनना चाह रहा हूँ। कुछ भाई कोई क्वेश्चन उठ रहा है इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड? पार्थ सभी कैसे पकड़ता होगा इनसाइडर ट्रेडिंग? मैं क्वेश्चन सुनना चाह रहा था, उसको कैसे पता लगेगा कि आपने प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे डील करा? नहीं वैलिड नहीं है क्वेश्चन, वैलिड है? पूछ क्यों नहीं रहे? हर साल पूछते हैं मुझसे बच्चे, हर साल। तुम पहले ही हो जिसने नहीं पूछा। मैं टॉपिक शुरू करता हूँ 5 मिनट के अंदर अंदर ही क्वेश्चन आ जाता है, और मैं हर साल एक ही आंसर करता हूँ। तुमने नहीं पूछा, मैंने खुद ही पूछ लिया, मैं अपनी लैग पुलिंग खुद ही कर लेता हूँ। सर मैंने हमेशा बच्चों को ये जवाब देता हूँ कि मैं तो एक बड़ा नॉर्मल सा इंसान हूँ, ठीक है, मैं ही पकड़ लूँगा, ठीक है। सेबी तो फिर बहुत बड़ी अथॉरिटी है, या सीबीआई भी अगर बीच में आ गए तो वो तो बहुत 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 बड़ी अथॉरिटीज़ है, वो तो मुद्दे से भी निकलवा लेती हैं कुछ ना कुछ, ये तो मैं ही पकड़ लूँगा। देखो बड़ी सिंपल सी मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में बैठे हो रिलायंस की, और हम अभी थोड़ी देर बाद मुकेश अंबानी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है ये चीज़ अनाउंस करने के लिए जो हमारे बीच डिस्कस हो गई है, 1 घंटे बाद बुलाई हुई है, और आपने बेटा एक मैसेज करा फैमिली को कि शेयर बाय कर लो, ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, कितनी क्वांटिटी बाय कर लो, बस मुझे ईमानदारी से बताना। लाख 2 लाख? फटाफट बताओ कितनी क्वांटिटी बोलोगे, लाख क्वांटिटी बाय कर लो। पता क्या होगा लाख क्वांटिटी बाय करने में? अगर 50-100 रुपये शेयर का दाम भाग भी गया, 50 रुपये भाग गया तो 50 लाख कमा लिए, 100 रुपये भाग गया तो करोड़ कमा लिए। सर आपको लगता है सच में करोड़ से पेट बढ़ेगा अगर आप रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो तो? करोड़ तो आपको वैसे मिलते होंगे, आपकी पर मंथ करोड़ रुपए सैलरी होगी अगर आप रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे तो। कितना कितना अमाउंट बाय करने के लिए बोलोगे, ईमानदारी से बताना, फटाफट बताओ कितना। आप बोलोगे ना करोड़ों में शेयर बाय कर दो, ऐसा ऐसा बोलोगे कि नहीं बोलोगे? मैंने तुम्हें लाइव एग्जांपल बता दिया, बोलोगे ना? बस वहीं फंस जाओगे।
क्योंकि सेबी ने क्या करना है, अगली बीच में सारी डिटेल निकालनी है। आज तक जिंदगी में आपने करोड़ों शेयर कभी बाई नहीं किए होंगे, और आज जैसे सब्सटेंशियली लार्ज क्वांटिटी में शेयर बाय होंगे तो समझ जाएगा कि बेटा कुछ तो गड़बड़ थी है, बस यहीं फंस जाओगे। और अगर आप 20-50 लाख बाय करोगे तो सेबी भी नहीं पकड़ पाएगा आपको, क्योंकि 20-50 लाख में आपका कुछ होगा भी नहीं, ये भी गारंटी है बात। क्योंकि करोड़ रुपए महीना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की आराम से सैलरी होगी अगर आप रिलायंस में बीओडी हो तो। क्लियर हो रही बात? बहुत आराम से फंस जाता है आदमी इनसाइडर ट्रेडिंग में, बहुत आराम से, क्योंकि दिख जाती है सब्सटेंशियली लार्ज ट्रांजैक्शन। हाँ वेरी गुड। कितना फंसोगे फिर पता है, फिर और ज्यादा फंसोगे। एक ही टाइम पर एक ही घंटे के अंदर अंदर 5 अकाउंट से ट्रांजैक्शन हो, 5 आपके रिश्तेदार, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्यों मैडम? हाँ अगर भाई दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते सेबी के पास? हाँ अच्छा, कितने कितने? 1-1 लाख शेयर सारे दोस्तों से एक ही घंटे के अंदर अंदर, व्हाट अ कोइंसिडेंस। टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के साथ सेबी का कोई संबंध नहीं है, कॉल की डिटेल नहीं निकलेगी, आपने दोस्तों को कॉल करी 5 एक ही घंटे के अंदर अंदर, एक ही टाइम पे मैसेज करे, बिल्कुल मजाक। जैसे मर्जी भिजवाओ, जितने मर्जी सीक्रेट तरीके से भिजवाओ, ये तो गवर्नमेंट बॉडी है, कैसे कैसे संबंध निकाल लेती है। इनके पास कॉल की डिटेल नहीं आएगी या मैसेज की डिटेल नहीं, इनके पास। मजाक कर रहे हो क्या? हाँ मेरे पास नहीं आएगी, तूने किसको कॉल करी तो डिलीट कर दे, मैं कभी नहीं निकलवा पाऊंगा, सभी नहीं निकलवा पाएगा, कौन सा मौका आता है भाई वो आपको। गुड मॉर्निंग यार, जाग जाओ, दुनिया में इतना कुछ चल रहा है। केजरीवाल की भी बैंड बजा दी, पता है आपको? कल की न्यूज़ है, 8 अलग अलग देशों से फंडिंग आई, कई 100 करोड़ रुपए की। देशों के नाम तक निकाल दिए, किस किसने फंडिंग दी वो तक नहीं बता दिए। तुम बातें कर रहे हो ये फोन कॉल की डिटेल नहीं आएगी, क्या कह रहे हो यार, हंसी आ रही मुझे। 1 मिनट में बता देगा, 1 मिनट में सारी डिटेल आ जाएंगी। एक मैसेज डालना होगा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को, सभी को, कि टेलीकॉम मिनिस्ट्री इस पर्सन की कॉल डिटेल चाहिए और मैसेज डिटेल चाहिए। अभी आप में आ जाएगी, जितनी मर्जी जहाँ मर्जी डिलीट अब करियो, खो में जाके भी डिलीट करियो तो भी बाहर आ जाएगी। क्या बात कर रहे हो? ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? पकड़ा जाएगा बंदा, मैंने समझा दिया, ये तो अभी ये काम आदमी समझा रहा है, अथॉरिटीज़ क्या करती होंगी वो तो पता ही है तुम्हें। ठीक है आगे बढ़ते हैं बात को। सर मैंने एक फ्रॉड का डिस्कशन किया, मुझे लगता है मैंने अप्रोप्रिएट तरीके से आपको बता दिया। इनसाइडर कौन होता है पता लगा, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है पता लगा, कैसे डील करते थे लोग ये पता लगा, पक्की बात, सीरियस क्राइम है पता लगा, आज की सजा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। आगे बढ़ाएं बाबू। एक और तरीके का फ्रॉड बड़ा फेमस था मार्केट में, जिसको बोलते हैं प्राइस रिगिंग, या कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू। अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, अगर एक सेकंड देखना तो प्राइस रिगिंग या अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, वैसे बता देता हूं इसका एग्जैक्टली मतलब ये नहीं होता, ठीक है जी, आपको पता लग जाएगा 2 मिनट के बाद प्राइस रिगिंग का मतलब क्या होता है। बाबू प्राइस रिगिंग पता है क्या होता है, शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना, शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाना। अच्छा जी, ऐसे भी कंपनी के पास तरीके होते हैं कि शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ा सके, सर होते हैं, और बहुत सारी कंपनियां एडजस्टमेंट करती थी, ठीक है ना। आज की तारीख में ये भी सीरियस क्राइम है, इसकी सजा भी बेटा लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, ठीक है जी। अब था क्या ये तरीका, थोड़ा सा ये समझना है। एक तरीका तो ये था इसका, अनऑफिशियल प्रीमियम न्यू इशू, मैं बताता हूँ कैसे। बाबू एक ही इंडस्ट्री की ना आज सारी कंपनियों ने ना बैठ के मीटिंग कर ली, कोई इंडस्ट्री है, लेट्स सपोज बैंकिंग इंडस्ट्री, और मैं कहता हूँ इंडिया में ना समझ लो बैंकिंग इंडस्ट्री में ना 5 ही कंपनियां हैं, लेट्स सपोज वन इज SBI, अदर वन इज PNB, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक और HDFC बैंक। मान लो 5 ही बैंक है इंडिया में, ठीक है, पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में 5 ही बैंक है, छठा बैंक तो नहीं है, सारे बैठ गए एक जगह पे, और इन्होंने क्या किया, आज ने कार्टेल बना ली। सबको पता है कार्टेल क्या होती है,
भाई कैसे स्लो, 11th में इको नहीं पढ़ी क्या? ये वो टर्म आती है, कार्टेल बना ली। कार्टेल मतलब एक ग्रुप फॉर्म कर लिया, ये समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप का जो पर्पस है ना वो इलीगल पर्पस है। पांचों के पांचों बैंक बैठ गए, एक ही इंडस्ट्री की पांचों कंपनी बैठ गई, कार्टेल बना ली, ग्रुप बना लिया, और ग्रुप का जो पर्पस है इलीगल है। वो इलीगल पर्पस क्या है कि कंपनी ना क्या करेंगी बेटा, पब्लिक के ना पैसे लूटेंगे। कैसे लूटेंगे, डिसाइड कैसे करा बताता हूँ। अब वो पांचों कंपनियों ने डिसाइड करा कि हम सब ना अपने शेयर इशू करेंगे मार्केट में, और बाबू शेयर की फेस वैल्यू होगी 10, ठीक है। और क्या करेंगे, शेयर पे ना प्रीमियम चार्ज करेंगे 90 रुपए का, यानी कि बेटा शेयर को बेचेंगे हम 100 रुपए का, जबकि उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू कितनी होगी, सिर्फ 10 रुपए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप किसी को 10 रुपए एमआरपी का एक प्रोडक्ट दे रहे हो, उससे कह रहे हो 100 रुपए लेके आओ, ऐसा करेंगे। अब बाबू आप इन्वेस्टर, अगर आपका मूड है कि मेरे पोर्टफोलियो में एक बैंक का तो शेयर होना ही चाहिए कि बैंक बहुत तरक्की करे, मेरे पास एक तो शेयर होना ही चाहिए, आप क्या करोगे, इस बैंक का खरीदोगे, इसका नहीं खरीदोगे तो इसका खरीदोगे, इसका नहीं खरीदोगे तो इसका खरीदोगे, किसी एक का तो खरीदोगे, जिसका मर्जी खरीदोगे, लुटोगे तो उतना ही, 10 की चीज़ मिलेगी कितने रुपए में, 100 रुपए में। ऐसा इन्होंने ग्रुप फॉर्म कर लिया, ठीक है। दिखाई दे रहा है शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करने की कोशिश की जा रही है, दिखाई दे रहा है। ये अनऑफिशियल प्रीमियम है आपके नए इशू पर, अनऑफिशियल प्रीमियम चार्ज कर रहे हो, ये कोई ऑफिशियल चीज है? 1992 से पहले कोई अथॉरिटी नहीं थी, तो पता नहीं जैसा आपका तुक्का चल जाता था वैसा चला लेते थे, 10 की चीज 100 में बेच दी, लूट लिया पब्लिक को। 1992 के बाद तो अलाउड ही नहीं है प्रैक्टिस, जेल डाल देगा सर, मैंने डबिल लगाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस चला करती थी, दिखाई दे रहा है शेयर का प्राइस कैसे उड़ा रखा है, 10 की चीज 100 में बेच रखी है, ऐसे उड़ा रखा है शेयर का दाम। अब बाबू इसका शेयर नहीं बिकेगा, इसका बिकेगा, इसका नहीं बिकेगा, इसका बिकेगा, इसका मर्जी खरीदो, सबका 100 का है, तो सबको कुछ ना कुछ मिल ही जाता होगा प्रॉफिट, आप समझ सकते हो। सारी की सारी कंपनियां कमा लेती थी प्रॉफिट एक इंडस्ट्री में, सारी मिलती रहती थी, बैठ के करती रहती थी, कार्टेल बनाती रहती थी, लूटती रहती थी पब्लिक को। ये प्रैक्टिस चल रही थी कई सालों से। एक और प्रैक्टिस बड़ी पॉपुलर थी जिसमें शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट किया जाता था। कोई भी कंपनी का मूड करता था ना अपने शेयर का दाम भगाने का, पता है कैसे भगाती थी? आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बुला ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, आ गए 50 पब्लिक प्रेस के मेंबर, सबके माइक पड़े हैं आपके सामने, जी हमारी कंपनी क्या करने जा रही है, 20 नए प्रोडक्ट लेके आने जा रही है अगले 6 महीनों के अंदर। अभी तक तो हम सिर्फ चाय पत्ती बेचते थे, कल से चीनी भी शुरू, कल से बिस्किट भी शुरू, ये 20 प्रोडक्ट के नाम बोल दिए लाइन वाइज, आग लगवा दी मार्केट में। जैसे ही इंफॉर्मेशन पब्लिक होगी आपको पता क्या होगा, पॉजिटिव इन्फॉर्म होगा कंपनी कि कंपनी के पोर्टफोलियो में 20 प्रोडक्ट आने जा रहे हैं, समझ सकते हो क्या होगा? शेयर का प्राइस भागना शुरू कर दिया, 6 महीने क्या 6 साल बीत गए, प्रोडक्ट आया नहीं एक भी नया, बस प्राइस उड़वाया था। इसे बोलते हैं प्राइस रिगिंग या रिगिंग ऑफ प्राइसेस, शेयर के प्राइस को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करना। रियल कोई रीजन नहीं है, बस जबरदस्ती बढ़ाया जा रहा है शेयर के प्राइस को। क्लियर है? या तो मिसलीडिंग एड के थ्रू प्राइस भगा रहे हो, जो मैंने बताया मिसलीडिंग एड ही तो है, या अनऑफिशियल प्रीमियम चार्ज कर करके भगा रहे हो। तो ऐसे सारे फ्रॉड पॉपुलर थे बेटा, दो ये बड़े फेमस हैं। क्या मैं क्लियर कर पाया? दोनों बातें ढंग से समझ में आ गई? रीड कर लें बेटा बाबू, रीडिंग में ना आपको सिर्फ ये दोनों वर्ड देखने को मिलेंगे। अभी कहाँ है नोट्स में बता दूंगा, किसी कोने में पड़े हुए हैं, ठीक है जी, पता लग जाएगा, एक दिन के बाद पता लग जाएगा। बाबू अब मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, रीजन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सिटी, सब मेरे साथ साथ पढ़ रहे हैं ताकि दोबारा मशक्कत ना हो। बाबू कहता है ड्यूरिंग 1980s देयर वाज अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन अ कैपिटल मार्केट ड्यू टू इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक। मैं बता चुका हूँ ये बात, 80s में बेटा कैपिटल मार्केट की बहुत ग्रोथ हुई, पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, लोग बहुत आ रहे थे, पैसे भी बहुत ला रहे थे। दिस लीड टू द मैनी मैल प्रैक्टिसेस लाइक ब्रेकिंग ऑफ प्राइसेस, अनऑफिशियल प्रीमियम ऑन न्यू इशू, वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, listing requirement, delayed delivery of share by the broker, merchant banker, companies, investment consultant and other involved in a security market.
कह रहा बहुत सारी मेल प्रैक्टिसेस फेमस थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने सारी बता दी, ठीक है ना। कह रहा कोई कंपनी लिस्टिंग रिक्वायरमेंट तोड़ रही है, कोई डिलेड डिलीवरी ऑफ शेयर कर रहा है, कोई स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स रेगुलेशन को तोड़ रहा है, कोई अनऑफिशियल प्रीमियम चार्ज कर रहा है, मतलब सब सारे फ्रॉड चल रहे थे। सर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट तोड़ना क्या होता है, इधर देखना, प्राइमरी मार्केट याद आएगी आपको। आपने मुझे पैसे दे दिए, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस याद करो, आपने मुझे पैसे दे दिए, क्या कंपनी पहले आपको शेयर दे सकती है? नहीं, कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्ट कराना जरूरी है ना। आपने लिस्टिंग कराई भी नहीं और आपको शेयर भी दे दी, इसे बोलते हैं लिस्टिंग रिक्वायरमेंट को तोड़ना। मतलब फ्रॉड समझो आप, हर लेवल का फ्रॉड था, क्योंकि डर ही नहीं था ना, लोगों को पता था पेनल्टी की कोई जगह ही नहीं है, कहीं लिखी नहीं है पेनल्टी किस चीज की कितनी, लोग डर ही नहीं थे, खौफ ही नहीं था। चलो जी आगे बढ़ाओ बात को। कहते हैं दिस रिजल्टेड इन मेनी इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, पेपर नहीं है ये प्रॉपर वर्ड है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर पीनल प्रोविजन एंड लेजिस्लेशन the government and the stock exchange were not able to redress these grievances of investors. This necessitated a need for the separate regulatory body and hence SEBI was established. बाबू कहता है इतनी सारी मैल प्रैक्टिसेस थी कि इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस बहुत होने लगी। जब इतनी सारी इन्वेस्टर की कंप्लेन आने लगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समझ में करे क्या, हर किसी कोने से एक नई कंप्लेन आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परेशान, स्टॉक एक्सचेंज परेशान कि कैसे इन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करें। तो कहते हैं तब जरूरत सरकार को महसूस हुई कि एक सेपरेट रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए और फिर सेबी को बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ तो बाबू अब देखो एक वर्ड आया, ट्रैकिंग ऑफ प्राइसेस। आपको पता है मैंने क्या डिस्कशन कर दिया, दुनिया जहान को समझा दो कि आप आधे सारा टीचर को नहीं पता होगा रेकिंग ऑफ प्राइसेस का मतलब, उन्हें बिठा के समझाओगे आप, ठीक है जी। इनसाइडर ट्रेडिंग का तो नाम भी नहीं आया, मैंने क्या बता दिया आपको आइडिया होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को। बाबू एक टॉपिक स्टार्ट होता है, उसके बाद पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, मुझे नहीं लगता आज पूरा हो सकता है, बस थोड़ी सी बात करता हूँ। बाबू लिखा है पर्पस एंड रोल ऑफ सेबी, चाहे नोट्स बंद कर दो आप सामने देख लो, अभी मुझे नोट्स चाहिए नहीं, आज टॉपिक पूरा नहीं होता, कोशिश कर रहा हूँ जितना मैक्सिमम कर लो। देखो बाबू पूरी शेयर मार्केट में ना तीन ही लोग हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं। एक तो है इशूअर्स, किसको बोलते हैं इशूअर्स? कंपनी को, जो शेयर इशू करते हैं उन्हें बोलते हैं इशूअर्स। एक तो कंपनी है, दूसरा ब्रोकर है जो शेयर बिकवाते हैं, और तीसरा है बेटा इन्वेस्टर्स जो खरीदते हैं। तीन तो लोग इन्वॉल्व है। कहता है सेबी का क्या रोल है, क्या पर्पस है। मैं आपको एक बात बताऊं ईमानदारी से, सेबी ने ना सबके लिए कुछ ना कुछ किया, लेकिन पता है क्या लोगों को पता है क्या दिखता है कि सेबी सिर्फ इन्वेस्टर के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा है नहीं। सेबी ने तीनों के लिए बहुत कुछ किया है, और मेरी नज़र से देखोगे ना, शायद आप देख भी ना पाओ मेरी नज़र से, तो सबसे ज़्यादा काम ब्रोकर के लिए किया, जो किसी को लगता ही नहीं है कि ब्रोकर के लिए किया। मेरे को तो लगता है सबसे ज़्यादा काम ही ब्रोकर के लिए हुआ है, मैं प्रूफ भी करूँगा जो मेरे को मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। सर लोग समझते हैं कि सब कुछ इन्वेस्टर के लिए हुआ, सर ठीक है आप कह लो इन्वेस्टर के लिए हुआ, देखो बनाया तो इन्वेस्टर के लिए गया था सेबी को। क्यों बनाया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक मनी, इसलिए तो बनाया गया था सेबी को कि पब्लिक का फाइनेंशियल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके, इसके साथ फ्रॉड ना हो, क्योंकि इसके साथ फ्रॉड होगा ना इसके पैसे मरेंगे तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। कल मैंने बात बताने की कोशिश की थी आपको, याद है ना, कल बताया था ना। अगर बाबू एक कंपनी 50,000 करोड़ रुपए लेके भाग जाए, जिसमें बेटा 1 करोड़ लोग मेंबर हो, क्या करेंगे वो? गालियां देंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि गवर्नमेंट छक मार रही थी तुम्हारी आंखों के नीचे से, कंपनी भागी 50,000 करोड़ लेके। क्या वो 1 करोड़ लोग कभी वोट देंगे? आप समझो इस चीज को। सबसे पहले अगर पब्लिक का पैसा डूबता है सबसे पहले सरकार गिरती है। तो सेबी को बनाया तो इसलिए किया था कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहना चाहिए, तो फाइनेंशियल इंटरेस्ट उसका इन्वॉल्व है, ठीक है। सेबी ने इसके लिए कुछ किया जी, इसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो गया, कंपनियां भाग नहीं देता, ब्रोकर भाग नहीं देता, बहुत सॉलिड कर दिया सब कुछ, ठीक है ना। कोई दिक्कत हुई, परेशानी तो ये तो समझ में आई जाने की बात, मुझे पता ही है। सर इशूअर्स के लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, ये समझ नहीं आएगी आपको, मैं प्रूव करूंगा। कंपनी के लिए कुछ किया, आप बताओ कंपनी के लिए क्या किया? लगता नहीं होगा आपको कुछ किया, बताओ कुछ किया सर? नहीं किया? सर क्या बात कर रहे हो? एक बात बताता हूँ, देखो कंपनीज को ना इतनी वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इतनी बड़ी मार्केट बनाकर दे दी है जहाँ लाखों नहीं करोड़ों वायरल सेलर हैं
कि आज की तारीख में कंपनी को करोड़ों रुपए भी चाहिए हो ना तो बड़ा कॉन्फिडेंटली देखती है मार्केट की तरफ, बैंक की तरफ नहीं देखती। आज आप एक कंपनी हो, आपको 50,000 करोड़ की जरूरत है ना, आप बैंक की तरफ नहीं देखते कि बैंक 50,000 करोड़ दे देगा, आप शेयर मार्केट की तरफ देखते हो कि मैं नया इशू लाऊंगी और 50,000 करोड़ रुपए तो लोग मुझे एक ही दिन में दे देंगे। सर इतनी वेल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली मार्केट बनाते दी आपके लिए, मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आएगी अभी, ठीक है ना, लिटिल नॉलेज है। वो टाटा टेक्नोलॉजी एक आईपीओ आया था बीच में, अभी लास्ट ईयर आया, सुना था मैंने, बताया था शायद आपको। टाटा टेक्नोलॉजी का एक आईपीओ आया था, पता कितने रुपए मांग रहा था टाटा? टाटा उस टाइम पर पैसे रेस कर रहा था शायद 3,000 करोड़ रुपए। कितने पैसे रेस कर रहा था? 3,000 करोड़। सर कंपनी आज की तारीख में पता कितनी कॉन्फिडेंट है, पता कितना, 3 दिन में कितने रुपए के शेयर बिके? आईपीओ लाई थी 3,000 करोड़ का, पता कितना खरीदा पब्लिक ने? 200 टाइम ओवर सब्सक्राइब, 200 गुना ओवर सब्सक्राइब, मतलब समझते हो 200 गुना ओवर सब्सक्राइब का कितना होता है? 6 लाख करोड़ रुपए टाटा टेक्नोलॉजी के अकाउंट में डाल दिए लोगों ने, 6 लाख करोड़, 200 गुना ज्यादा। यानी कि हर शेयर की लाइन में 200 लोग लगे हुए थे और 200 में से एक को मिलना था। कितने पैसे मांग रही थी टाटा? 3,000 करोड़। कितने डाल दिए? 6 लाख करोड़। मुझे बताना दुनिया में ऐसी कौन सी मार्केट है जहां 6 लाख करोड़ एक दिन में इकट्ठे हो जाते हैं? सेबी ने ऐसी मार्केट बना कर दी है, इतनी सेफ कर दिया ना मार्केट को कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हुए डरता नहीं है, कंपनियां मांगते भी नहीं डरती। कंपनी को लगता है 50,000 करोड़, अरे ये तो एक घंटे में आ जाएंगे, इतनी बढ़िया इंडियन शेयर मार्केट, एक घंटे में आ जाएंगे 50,000 करोड़ रुपए। अभी आपको लगता ही नहीं ईश्वर के लिए कुछ हुआ। मैं आपको चलो एक और बात कर देता हूँ, वो हो रहा हूँ मैं डिले, पर कोई दिक्कत नहीं, मैं कर देता हूँ एक बात। तो जब भी कोई शहर बनता है ना, स्मार्ट सिटी, आपको नहीं पता प्रोसीजर क्या है, मैं प्रोसीजर बता देता हूँ। जब भी कोई शहर को स्मार्ट सिटी बनाया जाता है ना, तो वो उसको ना पहले कंपनी में कन्वर्ट किया जाता है। जो शहर का नगर आयुक्त होता है, एक आईएएस ऑफिसर होता है, नगर आयुक्त एक पोस्ट है, वो सीईओ बनता है उस कंपनी का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, उस कंपनी में पैसा डालती है और नगर आयुक्त अपने हिसाब से उसके शहर के खर्चे करवाता है सारे, ऐसे डेवलपमेंट होती है, ठीक है जी। तो अब वो नागपुर जिस टाइम पर स्मार्ट सिटी अनाउंस हुआ, कंपनी बनी, नगर आयुक्त क्या बना, सीईओ बना, और उस कंपनी में पैसे आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और खर्चेंगे। इन्होंने बाद में डिसाइड करा कि हमने उस कंपनी के शेयर भी इशू करते हैं, लोगों से भी पैसा लेते हैं और डेवलपमेंट करेंगे नागपुर की, ठीक है। और नागपुर से ही हमारे एक और मिनिस्टर भी आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, बड़े फेमस आप सबके और हमारे चाहिए थे, नितिन गडकरी जी, ठीक है ना, सारे हाईवेज उन्हीं की देन है। तो अब वो नितिन गडकरी जी ने कहा कि ठीक है हम शेयर इशू करने चलेंगे, ठीक है ना। एक ना प्रोसीजर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी में, कि ना सिंबल के तौर पे ना एक बहुत बड़ा बेल है बीएससी में, आप 10 बजे ना उस बेल को बजाते हो, तब जाकर शेयर इशू होते हैं आपके, ठीक है, समझ में? एक सिंपल है, 10 बजे जाके जिस भी कंपनी शेयर इशू करना चाहती है उस बेल को बजाती है, वो तो एक बड़ी फेमस मानी जाती है। जो जो जिन जिन कंपनी के शेयर हमारे लिस्ट होते रहते हैं बेटा, वो फोटो खिंचवाते हैं उस बेल के साथ कि हमने बेल बजाई थी कभी, ठीक है। तो अब वो उस दिन जिस दिन शेयर उन्होंने इशू करने थे, नितिन गडकरी साहब और वो जो सीईओ थे, नगर आयुक्त थे नागपुर के, गाड़ी में जा रहे थे 9 बजे बीएससी की तरफ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, ठीक है जी। तो ये नितिन गडकरी सामने यूट्यूब पे बोली हुई है, बाकायदा वीडियो है, दिखा दूंगा। तो वो बोलते हैं कि हमें कुछ पैसों की जरूरत थी, कुछ ज़्यादा नहीं, 300-400 करोड़ रुपए की जरूरत थी, ठीक है, इतने के ही शेयर इशू करने हैं हमने मार्केट में। कहते हैं 9:15 मार्केट खुल गई, हम ऑन द वे थे और मार्केट रेड निशान में खुली, मतलब मार्केट डाउन खुली, ठीक है जी। और कहता है कि जो मेरा बराबर में बैठा हुआ नगर आयुक्त था, वो थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी और इसमें बिलीव करता था, तो उसने अपना हॉरोस्कोप खोल लिया और बोलता है सर आज का दिन शुभ नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ गाड़ी का कर लेते हैं, फिर किसी और दिन इशू करा देंगे शेयर। कहता है मैंने तो कहा अरे नहीं नहीं चलता रहे, कुछ नहीं है, इन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करता। कहता हम 10 बजे पहुँचे, हमने बेल रिंग करी, 10 बज के 1 मिनट पे
400 करोड़ रुपए इकट्ठे हो चुके थे इन अ सिंगल मिनट। सर क्या समझते हो आप, इनके लिए कुछ नहीं किया सर, इतनी बड़ी मार्केट बना के दे दिया कि आज की तारीख में किसी कंपनी को 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़ भी चाहिए ना, वो घबराती नहीं है। उन्हें लगता है इतने तो इन्वेस्टर ऐसे ही बाय कर लेंगे, अच्छा मजे मजे में हंसते खेलते ही बाय कर देंगे, कोई बात ही नहीं है। समझ में आती है बात, क्लियर है। तीसरी वाली बात तो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो रह गई। रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।